एफ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये जो है किसी भी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट बताता है। तो टॉर्क जीरो कब होगा? टॉर्क विल बी जीरो, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जीरो कब होगा? व्हेन फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट्स द एक्सिस, एक्सिस को कट करे और पैरेलल टू एक्सिस। कि कभी भी कोई फोर्स अगर किसी एक्सिस के पैरेलल हो या उसको इंटरसेक्ट करे तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा उस एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट था, हमने देखा था इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है वो रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम। तो रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिजिड बॉडी के दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक जो है वो ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है इसका मतलब होगा नेट फोर्स जीरो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम है इसका मतलब होगा नेट टॉर्क जीरो। किस पॉइंट के अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो ये बताया था ये पॉइंट कि नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे अगर जीरो होता है तो हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करें वो सेम रहेगा। तो नेट टॉर्क जीरो एंड नेट फोर्स जीरो, इसको हमने अप्लाई किया था और आज इसी पे और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम टाइप की चीज़ हम लोग लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है, कुछ स्प्रिंग से कनेक्टेड है इक्विलिब्रियम में है। तो वो सारे केसेस हम डिस्कस कर लिए थे। वो किस कैटेगरी में था? वहाँ पे ब्लॉक वगैरह क्या थे? वो सब पार्टिकल के जैसे थे। अब रिजिड बॉडी जैसे कोई भी स्फीयर है, कोई डिस्क है, कोई रॉड है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स अगर इक्विलिब्रियम में होंगे तो नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क दोनों ही हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर मेटेलिक प्लेट है और इसकी जो विड्थ है वो है b और इसकी लेंथ है l। बी एल, और यहाँ पे एक हिंज टाइप का सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट के लिए बताया होगा कि हिंज जो है एक वो पिन ज्वाइंट टाइप का होता है। इस मेटेलिक प्लेट में हमने एक होल किया है और उसमें पिन के साथ अटैच कर दिया है सो दैट कि ये जो है इसके अबाउट रोटेट हो सकता है। मतलब ये जो प्लेट है वो किस तरीके से रोटेट हो सकता है? ऐसे है तो ये इस तरीके से रोटेट हो सकता है विदाउट एनी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम एब्सेंट मानेंगे। फ्रिक्शन क्या प्रेजेंट होगा? फ्रिक्शन भी हो सकता है। तो ये एक हिंज सपोर्ट है और यहां से एक स्ट्रिंग है जो कि स्ट्रिंग बिल्कुल इस एज के पैरेलल है और ये वॉल के साथ अटैच्ड है। स्ट्रिंग है, वायर है, कुछ भी हम मान सकते हैं यहाँ पे। तो हिंज सपोर्ट रिएक्शन हम कैसे दिखाते हैं तो मैं बताया था, क्योंकि बार बार इसमें हिंज वर्ड यूज होगा। रोटेशन जो है किसी न किसी हिंज के अबाउट ही होगा, तो हिंज का हमें दिखाना होता है रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स की खास बात होती है कि जो रिएक्शन फोर्स या जो नॉर्मल फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, प्रोवाइडेड कि हमें सरफेस क्लियरली पता हो। कि अब जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे ब्लॉक था, ब्लॉक सरफेस पे प्लेस्ड है तो हम जानते थे सरफेस का परपेंडिकुलर यही डायरेक्शन होगा। इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड था तो पता था सरफेस का परपेंडिकुलर यही डायरेक्शन होगा। बट ये जो हिंज है, जो छोटा सा पिन है, अब वो पिन इसके साथ जो भी होल है उसके साथ किस पॉइंट पे कांटेक्ट में है दैट इज नॉट नोन, और वो भी क्लियर भी नहीं है। तो ऐसे केस में हम एक पॉइंट यूज करते हैं कि कोई भी रिएक्शन फोर्स होगा वो इसी प्लेन में होगा। ये रिएक्शन फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो उस रिएक्शन फोर्स के किसी भी फोर्स के या किसी भी वेक्टर के एक प्लेन में मैक्सिमम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? मैक्सिमम जो है दो कंपोनेंट हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हिंज रिएक्शन को हम हमेशा क्या करेंगे कि दो कंपोनेंट्स में ऐसे डिनोट करेंगे, आर एक्स एंड आर वाई, आर एक्स एंड आर वाई, और इक्वेशन अप्लाई करके इनको कैलकुलेट करेंगे। फिर इनकी वैल्यू आने के बाद जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। दो वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ से आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं tan अल्फा से। तो ये टेक्निक हमेशा हिंज रिएक्शन को डिनोट करने के लिए हमेशा हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिनोट करेंगे। ये तो हुआ यहाँ का रिएक्शन फोर्स। फिर ये स्ट्रिंग है या जो भी है वायर है, ये क्या है? एज के पैरेलल है। एज के पैरेलल है तो ये जो है टेंशन का फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे जो है टेंशन
टेंशन डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा इसमें टेंशन। तो अब हमें करना क्या है इसमें, फाइंड द रिएक्शन फोर्स, फाइंड रिएक्शन फोर्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इस केस में हमें रिएक्शन फोर्स और टेंशन फाइंड करना है, और ये मेटेलिक प्लेट है, इस मेटेलिक प्लेट का जो मास है और डायमेंशन गिवन है, और ये पूरा सेटअप किस में है, वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है। तो यहाँ से टेंशन डिनोट कर दिया। तो अगर फाइंड करना है फोर्सेस तो वो इक्वेशन में होने चाहिए, वो जो है फ्री बॉडी डायग्राम में आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा, फिर हम इक्वेशन लिख के कैलकुलेट करेंगे। तो अब है mg, mg डिनोट करेंगे इस रिजिड बॉडी का। तो किसी भी रिजिड बॉडी का जो mg होता है वो किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो यहाँ पे जो इसका mg सेंटर ऑफ एक्ट करा मास। वो जो है इसके रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पे mg एक्ट करेगा ऐसे। तो अब ये फोर्सेस हैं यहाँ पे, यहाँ से रिएक्शन फोर्स डिनोट किया, यहाँ से रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स हो गए, दोनों कांटेक्ट फोर्स, फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स जो कि है फील्ड फोर्स mg, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो अब ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो किस डायरेक्शन में जीरो है भाई, इससे जो है हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे कि भाई नेट फोर्स अलोंग एक्स जीरो और नेट फोर्स अलोंग वाई जीरो। दो हमारे म्यूचुअली दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, वाई में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो एक्स में क्या क्या नेट फोर्सेज हैं, आर एक्स है एंड टेंशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आर एक्स अगर पॉजिटिव लेते हैं तो आर एक्स माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल डायरेक्शन से क्या लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन से आर वाई माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई जीरो। तो इस इक्वेशन नंबर 2 से हमें आर वाई की वैल्यू पता चल गई कि आर वाई इज इक्वल टू एम जी, आर वाई जो है वो एम जी के इक्वल है। अब कितने नंबर ऑफ अननोन्स है हमारे में, टोटल अननोन्स जो है आर एक्स है, आर वाई है एंड टेंशन है। तो कभी भी जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उतने इक्वेशंस हमें चाहिए, तभी हम उनको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक तो ये पता चल गई। अब यहाँ से आगे हमारे पास क्या, आर एक्स इज इक्वल टू टी, तो वो किसी यूज का नहीं है कि आर एक्स किसके बराबर है, टी टी किसके बराबर है, आर एक्स। अब उनकी दोनों की वैल्यू अननोन है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, जो कौन सा है, नेट टॉर्क भी जीरो है सिस्टम पे। अब नेट टॉर्क जीरो है, समेशन ऑफ नेट टॉर्क भी जीरो है, किस पॉइंट के अबाउट किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो है, किसी पॉइंट के अबाउट जीरो है। तो हमें किस पॉइंट के अबाउट लिखना चाहिए, अगर हमारे पास फ्रीडम है कि इस पॉइंट के अबाउट भी जीरो है, 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 तो हमारा लिखना किस पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो हमें वो पॉइंट सेलेक्ट करना है सो दैट कि हम कम से कम टॉर्क लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क जीरो हो जाए, सो दैट कि हमारे एरर के चांसेस कम हो। तो अब सपोज करो कि मेरा प्रेफरेंस होता है वो पॉइंट जिससे कि कोई ना कोई फोर्स पास कर रहा हो, सो दैट कि उस फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाए। तो अगर मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ से टेंशन का टॉर्क जीरो आ जाएगा और बाकी के टॉर्क आएंगे कुछ ना कुछ। अगर ये पॉइंट लेता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, mg का टॉर्क जीरो होगा और बाकी सारे तीन के आएंगे। ये पॉइंट अगर लेता हूं तो आर एक्स और आर वाई दोनों के ही जीरो हो जाएंगे। अगर ये दोनों ये पॉइंट लेता हूं तो आर एक्स और आर वाई दोनों के ही टॉर्क जीरो। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया। हाँ सर, यस। तो टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो, तो अबाउट विच पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो पॉइंट यहाँ से हमारा चॉइस होगा ये चॉइस क्यों, क्योंकि अगर ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो इससे जो है दो फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो जाएगा, दो फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो जाएगा।
आर एक्स एंड आर वाई, और एम जी और टेंशन का बचेगा, एम जी और टेंशन का बचा। तो आर एक्स आर वाई को जीरो कर दिया, आर एक्स आर वाई का जीरो, तो टॉर्क अबाउट ये पॉइंट में मार्क कर दे रहा हूँ ए, ये हो जाएगा टॉर्क अबाउट ए जीरो, टॉर्क अबाउट ए से आर एक्स आर वाई जीरो, एम जी का टॉर्क होगा। तो अब एम जी का टॉर्क लिखने के लिए क्या है हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला था कि आर इंटू एफ परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ऐसे कर यस सकते। ये यस सर। अब जो भी कन्वीनियंट है, जो कन्वीनियंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फोर्स को एक्सटेंड कर देंगे, फोर्स के लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो ये क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो ये जो है mg के लाइन को अगर एक्सटेंड किया तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, b/2। b/2। तो ये होगा टॉर्क इसका mg इंटू b/2, mg इंटू b/2। तो इसमें से mg इंटू b/2 किस सेंस में होगा, ये किस सेंस में होगा, क्लॉकवाइज सेंस में। इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क किस सेंस में आ रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये होगा क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे mg का टॉर्क मैंने ले लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव। आर एक्स आर वाई जीरो, एम जी हो गया टेंशन का टॉर्क, टेंशन का टॉर्क, टेंशन ये है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो यही है, टेंशन इसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल। एल है। तो ये हो जाएगा, और ये यस सेंस सर। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, टेंशन का टॉर्क किस सेंस में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यस सर। माइनस टी इंटू एल इज इक्वल टू जीरो। तो अगर नेट टॉर्क जीरो है, मतलब कुछ फोर्सेस के टॉर्क क्लॉकवाइज होंगे, कुछ फोर्सेस के टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सर, सकते हैं कि नेट क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बोलो। सर अभी जो mg है, तो सर उसको तो हम लोग क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, तो सर आपने उसको क्लॉकवाइज ही क्यों लिया? कहाँ एम जी क्लॉकवाइज घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज? इस पॉइंट के अबाउट तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज ही होगा ना, इस पॉइंट के अबाउट। दूसरा पॉइंट लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, बट ये जो पॉइंट हमने लिया है, ये जो हिंज पॉइंट है, इस हिंज पॉइंट के अबाउट किस सेंस में ये रोटेट करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में। तो मतलब उसी पॉइंट को हम लोग कांस्टेंट लेके उसके रेस्पेक्ट में ही वो हाँ, कर रहे हैं, मतलब हाँ सारे जी, इसी फोर्सेस को। पॉइंट के अबाउट सारे फोर्स का टॉर्क, एक पॉइंट लिया उसके अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं, और किसी पॉइंट के हाँ अबाउट। सर, ठीक है। तो नेट क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये यहाँ से जो है टेंशन की वैल्यू आ गई, टेंशन इज इक्वल टू mgb/12, टेंशन इज इक्वल टू mgb/12, mgb/12, और टेंशन इज इक्वल टू आर एक्स, तो यहाँ से हमारे पास आर एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी। सो आर एक्स इज इक्वल टू टेंशन, आर एक्स इज इक्वल टू mgb/12। तो ये रिएक्शन फोर्स आ गया। अगर नेट रिएक्शन फोर्स फ्रॉम हिंज फाइंड करना है, नेट रिएक्शन फोर्स, नेट रिएक्शन फोर्स, फोर्स फ्रॉम हिंज, हिंज से नेट रिएक्शन फोर्स आर, तो वो क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। क्या डायरेक्शन होगी इसकी, डायरेक्शन भी फाइंड की जा सकती है। डायरेक्शन यहाँ से आर एक्स आर वाई अगर नोन है तो डायरेक्शन देख लो, जो भी ये, इससे जो है tan थीटा हम लिख सकते हैं, आर एक्स आर वाई डिनोट करके tan थीटा फाइंड कर लो। तो ये आर एक्स हुआ, और ये आर वाई ये दोनों कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स, और आर एक्स आर वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ से एंगल आ जाएगा। कितना आएगा ये, आर वाई अगर पुट करते हैं एम जी बाई b/12, तो ये 12/b, 12/b। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। तो ये एक बेसिक अप्रोच है। अब ये चीज़ हमेशा रिपीट होगी, सब में रिपीट होती रहेगी, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा उसमें सेम ही अप्रोच यूज़ करेंगे, बस कहीं पे नंबर ऑफ फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, तो हमें स्टेप बाय स्टेप सबसे करना है। कोई डाउट इसमें? सर जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला पॉइंट और एक बार बता दीजिए सर। सेंस ऑफ रोटेशन देखो, mg जो है इस पॉइंट के अबाउट mg किस सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है, mg अगर सिर्फ होता तो ये किस सेंस में रोटेट करेगा, ये पॉइंट है, ये फोर्स है, तो इसी सेंस में रोटेशन होगा ना, ये पॉइंट है, ये फोर्स है, तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन होगा।
उस पॉइंट पे हेल्ड करो और उस फोर्स के डायरेक्शन में हैंड को डिस्प्लेस कर दो। फोर्स जिधर सर एक्ट कर, मतलब जो पॉइंट होगा इंडिविजुअल फोर्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ इंडिविजुअल फोर्स, सिस्टम का नेट फोर्स आइडेंटिफाई नहीं करना है। जिस फोर्स का टॉर्क लिख रहे हैं उसको देखना है, केवल सिस्टम नहीं देखना है। Yes. उस पॉइंट के अबाउट इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन फोर्स फाइंड कर लिया। तो अब इसमें है कि थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, तो इसको यूज करते हैं एक और क्वेश्चन में, और वो है सपोज कि उसमें सिर्फ तुम्हें क्या करना है कि डायरेक्शन बताना है, सिर्फ डायरेक्शन बताना है, करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। सपोज कि एक डोर है, ये जो था क्या, वो जो प्लेट था, उस प्लेट को मैं बोलता हूँ कि ये एक कोई डोर है, और ये डोर ऐसे दो हिंज सपोर्ट से सपोर्टेड है, दो हिंज सपोर्ट है। दो हिंज सपोर्ट है, मास जो है इसका स्मॉल m है, ये b है और ये l है। अब इसमें से, अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर है? यहाँ पे अगर रिएक्शन फोर्स दिखाओगे तो रिएक्शन फोर्स कैसा आएगा? मान लो इस डोर पे तुम्हें ये फोर्सेस दिखाने हैं जो अभी पिछला क्वेश्चन दिया था, उसमें अगर डोर वो फोर्सेस को हम दिखाएंगे तो कैसे फोर्सेस होंगे? ऐसा होगा और ऐसा होगा, है ना? रिजल्टेंट तो कंपोनेंट्स थे, ऐसे और ऐसे यस फोर्सेस। सर। ठीक है, तो वैसा ही कुछ इसमें भी गेस करना है, इसमें भी गेस करना है कि which of the following option correctly represent the reaction from hinge? Identify the reaction from hinge। जो हिंज रिएक्शंस हैं, हिंज दोनों पॉइंट से, उसमें से कौन सा ऑप्शन हिंज रिएक्शन को डिनोट करता है? कि पहला ऑप्शन है ये कि यहां से ऐसे होगा और यहां से ऐसे होगा। दूसरा ऑप्शन है कि अब दोनों हिंज हैं, तो सिर्फ हमें डायरेक्शन कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है। और डी है कि ये दोनों हिंज से जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो कैसे होंगे, कि रिएक्शन फोर्स के वेक्टर्स इस टाइप का होगा या ऐसे होगा, ये होगा, कौन सा हो सकता है? सी। अच्छा, सर ए नहीं तो डी। हाँ सर सर, मे बी ए ए। या ए हो सकता है सर। ए यस सर। ए। अच्छा, ए हो सकता है, डी हो सकता है। अच्छा, बी के फेवर में कोई नहीं है? बी, ए, डी, सी, बी के फेवर में बी नहीं। अच्छा, चलो। तो इसको गैस करने के लिए मान लिया यहाँ पे रिएक्शन फोर्स हिंज सपोर्ट है, तो हिंज पे हम क्या करेंगे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिखा देंगे। यहाँ से जो है R1 R2 R1 और ये R2 R1 R2 और ये है R3 R4, ऐसे 4 रिएक्शन फोर्स होंगे और एक mg होगा। तो एक चीज तो है कि ये R1 प्लस R3, इक्वेशन क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स x0 नेट फोर्स y0, नेट फोर्स x0 नेट फोर्स y0। तो R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, ये फिर से लिख दे रहा हूँ कि टॉर्क वगैरह लिखना पड़ेगा। ये R1 R2 R3 R4, यहाँ से mg,
L और B मान लो है सब कुछ, वो गिवन है। तो नेट फोर्स अलॉन्ग x0, तो x0 का मतलब हो गया क्या, R2 प्लस R4 इज इक्वल टू 0। अब R2 प्लस R4 0 का मतलब क्या हुआ कि R2 इज इक्वल टू माइनस R4। मतलब अगर R2 प्लस की तरफ होगा यस तो सर। R4 माइनस की तरफ होगा, अगर R4 प्लस की तरफ होगा तो R2 माइनस की तरफ होगा। और यहां से इक्वेशन आएगा, एक ये है कि R1 प्लस R3 इज इक्वल टू mg। mg। ठीक है, ये दो तो इक्वेशन होगा नेट फोर्स से। अब नेट टॉर्क से अगर सोचते हैं तो नेट टॉर्क से किसी भी पॉइंट के अबाउट हम ले सकते हैं, किसी भी हिंज पॉइंट के अबाउट। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंज चलेंगे तो भी दो ही आएंगे और यहाँ करेंगे तो भी दो कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे दोनों इक्वल चॉइस के हैं। तो मान लो कि हमने ये टॉप के ऊपर यहाँ से ले लिया और इसको बोल दिया कि ये हमारा पॉइंट ओ है। नेट टॉर्क अबाउट ओ जीरो, नेट टॉर्क अबाउट ओ अगर हम जीरो करेंगे तो यहाँ पे नेट टॉर्क अबाउट ओ जीरो, नेट टॉर्क जीरो का मतलब नेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। तो यहां से अगर देखोगे ओ पॉइंट है तो इस ओ पॉइंट के अबाउट R1 का टॉर्क जीरो, R2 का टॉर्क जीरो, और गलती से R3 R3 को। भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो R3 का भी टॉर्क जीरो हो गया। बस बचा कौन सा, R4 का टॉर्क और mg का टॉर्क। R4 इस पॉइंट के अबाउट किस सेंस में टॉर्क जनरेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। R4, हाँ इस पॉइंट के अबाउट R4 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क जनरेट कर रहा है। तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg। mg किधर टॉर्क जनरेट कर रहा है, mg जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क। तो mg क्लॉकवाइज। का टॉर्क क्लॉकवाइज में है और R4 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। मतलब R4 इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस दी हुई होगी, मान लो R4 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें ये डिस्टेंस, दोनों हिंज के बीच का डिस्टेंस अगर हम L मान लेते हैं, वो L तो टोटल था, हमें डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट से, इस पॉइंट से वो टोटल L था, मान लेते हैं यहाँ पे L डैश कुछ या L1, दोनों हिंज के बीच का डिस्टेंस। तो R4 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो R4 का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क R4 इंटू L1 और mg का टॉर्क क्लॉकवाइज mg इंटू b बाई टू इज इक्वल टू 0। सो R4 इज इक्वल टू mg b बाई 2l। तो मतलब क्या है कि R4 पॉजिटिव है, मतलब R4 की डायरेक्शन सही है। तो जब R4 की डायरेक्शन सही है तो R2 की डायरेक्शन, R2 क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस का मतलब R2 क्या करेगा, डायरेक्शन अपनी रिवर्स कर देगा, डायरेक्शन अपनी रिवर्स कर देगा। और ये एक्चुअल में R2 नेगेटिव आया, मतलब क्या है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या है, ये इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट जो भी रिजल्टेंट होगा ऐसे ही पैरेललोग्राम से होगा। तो ये जो है ऐसे और ये जो है ऐसे। तो रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, सपोर्ट रिएक्शन वेक्टर्स इस डायरेक्शन में होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है सी, ये जो है ये सी। समझे? यस सर। यस सर। तो ये है सी। अब इसको जो है थोड़ा सा ऐसे भी समझा जा सकता है इंट्यूटिवली कि सपोर्ट की कीमत तभी है जब कोई नहीं रहता है। ठीक है, किसी चीज की वैल्यू तभी पता चलती है जब वो नहीं होती है, रहता है तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में यही रहता है कि हाँ ठीक है तो वैसे ही मान लो अगर ऐसा सोचो कि R1 है और ये लोअर वाला हिंज अगर गायब हो जाए तो ये जो प्लेट है या जो डोर है वो किस डायरेक्शन में जाता। मतलब अगर ऐसे है सपोर्ट है, मान लो कि हमने इसको रिमूव कर दिया तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाना चाह रहा है। तो मतलब वो सपोर्ट पहले किस डायरेक्शन में था, इसका अपोजिट। मतलब अगर इससे हमने लोअर वाले सपोर्ट को हटा दिया तो ये ऐसे जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में इसकी टेंडेंसी है, क्लॉकवाइज में जाने की टेंडेंसी है, मतलब वो सपोर्ट किधर प्रोवाइड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो नीचे वाले की एंटी वजह से, क्लॉकवाइज। नीचे वाले की वजह से रिएक्शन फोर्स ऐसा हो जाएगा। अब फिर अगर हम ऐसे सोचे कि नीचे वाला है, ऊपर वाला चला गया, ऊपर वाला चला जाएगा तो ये क्या होगा, ये ऐसे आना चाहेगा। मतलब ऊपर वाला क्या कर रहा है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा भी सोच सकते हो, सपोर्ट हटा के ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है उसके अपोजिट में सपोर्ट का फोर्स या फिर टॉर्क था। ठीक है, समझे? तो ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो हुआ डोर। डोर के बाद हम चलते हैं लेटर पे। अब
लैडर टाइप के प्रॉब्लम, कोई लैडर है, ये मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि ये, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं बट बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। लैडर है, लैडर पे मैन है, मैन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लैडर कब स्लिप करेगा, कितने एंगल पे, बहुत सारी चीज़ें हैं बट बेसिक पॉइंट बिल्कुल सेम, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, हमको सिस्टमैटिक वे में आंसर देना है। तो ये है वॉल, ये वॉल है, और ये क्या है, ये है ग्राउंड। ग्राउंड रफ है, और इस वॉल, ये वॉल जो है वो स्मूथ है, स्मूथ वॉल है, फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। सो अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा। अभी यहाँ पे लैडर है, और अभी मैन इस पे नहीं है, लैडर ऐसे रखा हुआ है, और ये थीटा पे इक्विलिब्रियम में है। लेंथ ऑफ लैडर इज एल, लेंथ ऑफ लैडर, मास इज एम, लेंथ इज एल। ये लैडर जो है, लैडर है, रॉड भी हो सकता है, कोई रॉड ऐसे रेस्ट कर रहा हो। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रिएक्शन फोर्स एट ऑल द कॉन्टेक्ट्स, फाइंड रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वहां से रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, ग्राउंड से है और वॉल से है, तो ग्राउंड से भी फोर्स ऐड कर रहा होगा और वॉल से भी ऐड कर रहा होगा। रिएक्शन फोर्स के होते हैं दो कंपोनेंट, कौन कौन से, एक सरफेस के पैरेलल जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन, दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन जो रफ है, रफ से यहाँ से कुछ ऐड कर रहा होगा, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ से लैडर अभी स्लिप नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा। वो फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक होगा। वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, क्या हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, सरफेस को स्मूथ एज्यूम करके ये देखें कि लैडर किस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखता है। अगर ये सरफेस स्मूथ है तो लैडर जो है वो स्लिप करना चाहेगा, ऐसे राइट की तरफ ये जाएगा, राइट वर्ड, तो फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट फ्रिक्शन। वर्ड। और ये फ्रिक्शन जो है स्टैटिक होगा, बट कोई भी अगर थोड़ा सोचेगा तो क्या ये बता सकता है इजीली कि म्यू इंटू एन वन के बराबर होगी ये वैल्यू, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन वन, हम बोल सकते हैं, यस सर। है ना। बहुत अच्छे, इतने दिन पढ़ाने का यही सिला है। नो सर। नो सर। F इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या होती है, वो लिमिटिंग वैल्यू। क्या हमेशा लिमिटिंग एक्ट करना जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं। नो नो सर। सर, तो लेस देन इक्वल टू, हाँ, f is लेस देन equal इक्वल टू, to। वो जो है म्यू इंटू एन वन कभी नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है, म्यू इंटू एन वन कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ से फ्रिक्शन है, हमें बताना होगा कि व्हाट इज द रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड। तो रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड में फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। और यहाँ से वॉल है, वॉल से जो है ये N2 का फोर्स एक्ट कर रहा है, रफ नहीं है, ये स्मूथ है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा। और उसके बाद mg कहाँ पे होगा, mg सेंटर ऑफ मास पे, रिजिड बॉडी के मिड पॉइंट पे, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें से हमें फोर्सेस इक्वेशन फाइंड करने हैं, वैल्यूज फाइंड करनी है, कौन कौन से हैं, n1 n2 एंड f, नंबर ऑफ अननोन्स 3, नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड 3, नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल, नेट फोर्स along x0, नेट फोर्स along y0 एंड नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट 0, नेट टॉर्क। ये तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, n1 n2 और f हम फाइंड कर सकते हैं इजिली। तो जरा y के डायरेक्शन में देखो, y के डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो कौन कौन है, y के डायरेक्शन में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भूल जाओ, वो n1 एंड mg, सो n1 माइनस mg इज इक्वल टू 0, n1 माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो n1 इज इक्वल टू mg, n1 इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 Yes, sir. आंसर आ गया। ny के लिए हम लिख सकते हैं n2 के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो n2 माइनस f इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर हमारे Yes. पास वैसी सिचुएशन आ गई कि n2 इज इक्वल टू f, दोनों ही अननोन है, फाइंड, इससे कुछ मिला नहीं। थर्ड इक्वेशन, टॉर्क का, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लेना चाहिए, वॉल या ग्राउंड, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट हमें लिख के जीरो करें, ग्राउंड, The ग्राउंड, ground. ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर टू फोर्सेस हैं। हाँ, बस यहाँ से दो फोर्सेस पास कर रहे हैं, और Yes. ये जो टू फोर्सेस हैं वो दोनों अननोन है, तो टेंशन खत्म, इनका टॉर्क ही जीरो हो जाएगा, नोन रहे चाहे अननोन। तो इसमें से हम लिखेंगे नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, इसको ओ बोल देते हैं, नेट टॉर्क अबाउट O0
अब बात है टॉर्क लिखने वाली, नेट टॉर्क अबाउट ओ जीरो। टॉर्क लिखेंगे तो N1 और F का तो जीरो हो जाएगा, N1 F का जीरो हो गया। mg का टॉर्क आएगा, mg का टॉर्क किस सेंस में आएगा, ये mg इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराना चाह रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेशन देना चाह रहा है। और नॉर्म, तो टॉर्क क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा, ये हो जाएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 cos थीटा। डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज, उसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव हो जाएगा, या ए mg L/2 cos थीटा। एंड व्हाट इज द टॉर्क ऑफ N2, N2 के टॉर्क के लिए फिर से N2 को जो है वो एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या सोच पा रहे हो, L sin थीटा है या L cos थीटा? यस जो लोग नींद में हैं, ये ये n, सर, एल साइन थीटा होगा। हाँ ये थीटा है, तो L cos थीटा हुआ ये, और ये L tan थीटा, L सर, साइन थीटा। L sin थीटा, हाँ। L sin थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस n, तो N2 इंटू L sin थीटा, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा इसका। तो माइनस N2 इंटू L sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से L तो कैंसिल आउट हो जाएगा। N2 इज इक्वल टू mg cot थीटा बाई 2, N2 इज इक्वल टू mg cot थीटा बाई 2, और सेम चीज ही क्या होगी, सेम N2 इज इक्वल टू F है, तो यही फ्रिक्शन के बराबर भी होगी, ये जो है फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सर, फिर F इज इक्वल टू म्यू N1 लिख देंगे। उससे क्या होगा, सर, अगर हम लोग म्यू निकालना चाहते हैं तो। म्यू निकालना चाहते हैं, अब वो बता रहा हूँ, वो ये तीनों फोर्सेस हो गए। अब इसमें यस सर। अब अगर इसमें दिया Yes, हुआ है sir. कि फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड म्यू मिनिमम टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर। लैडर का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए, तो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग से जो है कम होना चाहिए। लिमिटिंग उस पॉइंट पे क्या है, लिमिटिंग है म्यू इंटू N1, ये हो जाएगा mg cot थीटा बाई 2। लिमिटिंग है म्यू इंटू N1, और N1 यहाँ पे गलती से mg के बराबर हो गया। क्या हमेशा n जो है mg होगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो ये mg कैंसिल आउट हो जाएगा, सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू cot theta by 2. So what is the minimum value of coefficient of friction? तो minimum coefficient of friction is equal to cot theta by 2, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, दिया हुआ है नेक्स्ट फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स या फाइंड द कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो भी है कि इससे डबल है, मिनिमम रिक्वायरमेंट से डबल है, तो मतलब म्यू इज इक्वल टू कॉट थीटा है। तो ऐसे हम मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर लेंगे, समझे? वो जो नेट और जीरो बोले उसके बाद एक बार बोल देंगे फिर से। नेट टॉर्क जीरो, हाँ नेट टॉर्क कैसे लिखा गया, mg यस वाला सर। टॉर्क, हाँ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर मान लो टॉर्क लिखने में कभी भी प्रॉब्लम है, तो लाइन, फोर्स की लाइन को एक टाइम पे एक ही कंसिडर करो कि ये रॉड है और इस रॉड में mg यहाँ पे है, तो mg के लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो और जिस पॉइंट से चाहिए वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, f इंटू आर परपेंडिकुलर, तो ये mg हुआ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 cos थीटा। उसके बाद डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, पहले मैग्नीट्यूड फिर प्लस माइनस, तो mg इंटू L/2 cos थीटा। सेंस जो है इसका एंटी क्लॉकवाइज में,
पॉइंट पकड़ो और वो फोर्स की डायरेक्शन में हैंड को रोटेट करो, समझ में आ जाएगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये mg एंटी क्लॉकवाइज है, mg L/2 cos थीटा, इसको पॉजिटिव ले लिया, और दूसरा जो है n2 है, तो n2 यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो n2 के लाइन को एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लिया, तो ये L/2 sin थीटा, L sin थीटा, तो n2 इंटू L sin थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से n2 की वैल्यू आ जाएगी। टू मेंटेन द म्यू मिनिमम भी फाइंड कर लिया कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब जस्ट स्लिप करने वाला है, अगर कि लैडर को हमने ऐसे प्लेस किया और वो बस स्लिपिंग कंडीशन में है, उसी केस में केवल क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, उसी केस में फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू n2 के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझे? हेलो? यस सर। हाँ भाई, सर ठीक एक बार है। नीचे Yes, स्क्रॉल sir. कीजिए। हाँ, तो अभी क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाला है इसी पे, अच्छे से देख लो।